शुरू करें टेस्ट डिस्कशन। आज फिर एक सेट आपके लिए है, फिर डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको सबको बता दूं, शुरुआत करने से पहले सबको तो जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस समय आप देख रहे हैं उसके हिसाब से राम राम। सारे ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे से पढ़िएगा, वर्ड्स वोकैब को अच्छे से पढ़िए और फिर प्रैक्टिस सेट बनाइए। और मैंने हमेशा क्या रखा है, इस प्रैक्टिस सेट को आप दो तरह से बना सकते हैं। एक कि पहले से पीडीएफ आपको है अवेलेबल है, आप पहले उस टेस्ट को बना लें और फिर इस डिस्कशन को देखें। अगर आप पहले से टेस्ट नहीं बना के देखना चाहते हैं तो हर क्वेश्चन पे आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, हर क्वेश्चन पे 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप इसको बना लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए मैंने क्या बताया, कॉम्प्रिहेंशन अभी तो जैसे हम लोग देते हैं कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको कॉम्प्रिहेंशन सामने ही आ जाता है। एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा पहले क्वेश्चंस देखना है, पहले क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके हिसाब से आके पैराग्राफ पे रुकना है। तो इस चीज को देखने के लिए मैं पहले क्वेश्चन भी आपको आज दिखाऊंगा आज के टेस्ट में, और उसके बाद मैं पैराग्राफ को दूंगा पढ़ने के रोकने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा आपको पैराग्राफ के साथ साथ, ताकि आप ध्यान दें और क्वेश्चन को दिमाग में रखें, क्वेश्चन को छांटें अपने से कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये। उसके बाद मैं पैराग्राफ को डिस्कस करूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कोई पहले क्वेश्चन देना था इसलिए मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पैराग्राफ पे बाद में जाएंगे। पहला क्वेश्चन, दे प्रेफर कर्विंग पाथवेज because they are in soft space, they can walk easily, they stumble over straight ones, good speeds walk on them। अब देखिए जैसे इसमें ये they stumble on straight ones, यानी सीधी रास्ते पे लोग लड़खड़ा गिर जाते हैं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो यही मैंने कहा था कि कुछ ऑप्शन ही बकवास होते हैं, ये ऑप्शन ही बकवास है। दे प्रीफर कर्विंग पाथवेज में दे कैन वॉक इजीली, कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते पर कोई ऐसा नहीं चल सकता है क्या? ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। यही मैंने कहा था कि दो ऑप्शन तो हमेशा छुट जाते हैं। अब देखिए कि अब क्या, दे प्रीफर कर्विंग पाथवेज, कर्व पाथवे जो होगा उस पर चलना बहुत आसान हो जाएगा, क्या कोई सेंस नहीं बनता है? कोई सेंस नहीं, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब गुड स्पीड्स वॉक ऑन देम, दे आर इनऑस्पिशियस। अब इस दोनों में से पैराग्राफ में देखें क्या हो सकता है। अब ये देखो, दे आर इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस मतलब क्या हुआ? अपशगुन का, अपशगुन भाई अपशगुन होता है, तो अपशगुन वाला कोई काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या कि ये, इसका मतलब बिना पढ़े पैराग्राफ भी चौथा आंसर है। इसको कहते हैं लॉजिक रीजनिंग, ये तो है अपशगुन के। दे आर इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? अपशगुन। तो अपशगुन वाला काम लोग प्रेफर करेगा, पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। तो बचा क्या? क्योंकि सीधे रास्ते पे कोई लड़खड़ा के गिर नहीं सकता, सीधे रास्ते पे गिरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कर्व रास्ते पे चलना आसान हो ही नहीं सकता है, ये तो इलॉजिकल बात है। ये दोनों बात तो इलॉजिकल हो गया। ये चलो कि ये भी इलॉजिकल ही बात है कि अपशगुन वाला काम लोग क्यों करेगा, तो बच गया, चार आंसर आ गया। यही मैंने कहा था जब मैंने फर्स्ट टेस्ट डिस्कस किया था, उसमें मैंने कहा था, उसमें हालांकि ऐसा ऑप्शन कम था, लेकिन अधिकांश पैराग्राफ में ऐसा ऑप्शन था। इसमें तो लकीली तीन ऑप्शन छट गए, नहीं तो कम से कम दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो इलॉजिकल होता है, सेंस ही नहीं रहता, उसको ऐसे ही काट खड़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वर्ड मीनिंग का कोई क्वेश्चन हो गया, तो इसमें तो ऐसा छाट ही नहीं सकते, तो वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन हो गया। एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो हैप्पीनेस, प्लेंटी, परमानेंट, ये तो वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन, तो इसमें कुछ लॉन्ग लाइफ मतलब लंबा जीवन, हैप्पीनेस का मतलब हुआ खुशी, प्लेंटी का मतलब हुआ ज्यादा, परमानेंट का मतलब हुआ स्थायी। तो इसमें तो कोई बात नहीं, तो वर्ड का क्वेश्चन हो गया, तो सीधा क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर प्लेंटी। वर्ड वाले क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन में फिर देखिए, द जापानीज पेरेंट्स प्लांट अ सैपलिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बिकॉज, कि जापान के जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के जन्म के समय पे एक पौधा, सैपलिंग का मतलब क्या होता है? छोटा सा पौधा, प्लांट का मतलब क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इट इज ऑस्पिशियस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ऑस्पिशियस ये होगा, ऑस्पिशियस टू प्लांट अ सैपलिंग, कि शगुन वाला हो सकता है, चलो ये वर्केबल आंसर है कि चलो शगुन मानते होंगे, शुभ लक्षण मानते होंगे, ये हो सकता है। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चों के ग्रोथ से तरह हो सकता है, ये भी देखो, ये भी ऑप्शन ठीक है, इलॉजिकल नहीं कहते।
इट गिव्स लॉन्गेविटी टू द चाइल्ड, ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, टीओ होना टू द चाइल्ड। अब ये है कि पौधे के को हम लगाएं तो उससे बच्चे का जीवन लंबा होगा, ये थोड़ा सा इलॉजिकल है ना। पौधे लगाने से, उसका पेड़ लगाने से क्या बच्चों का जीवन लंबा हो सकता है। इट गिव्स हैप्पीनेस टू द चाइल्ड, कि जब हम बच्चे के समय पैदा के होते समय पैदा, तो उस समय बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं था क्या हैप्पीनेस होगा। तो ये दो जो ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन ठीक नहीं। कि बच्चे को क्या उससे खुशी मिलेगी, मान लें कि आपके नाम से पेड़ लगा दिया किसी ने, तो आपको क्या खुशी मिलने वाली है। आप सोचो कि आप जब पैदा हुए तब कोई पेड़ लगाओ, तो इससे खुशी मिलना, वो भी हो सकता है आपका अटैचमेंट हो पेड़ से, तो वैसे भी नहीं भी होता है तो भी लोग लगाते। तो ये दो ऑप्शन जो है बहुत लॉजिकल नहीं है, ये दोनों ऑप्शन लॉजिकल नहीं है। ये दोनों ऑप्शन लॉजिकल है कि लोग सगुन मानते होंगे, शुभ संकेत मानते होंगे, हो सकता है रिवाज हो, या फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उससे उसका क्या है, पेड़ को बढ़ता हुआ देख के लोग बच्चे की उम्मीद लगा, अच्छा पेड़ इतना लंबा हो गया तो बच्चा भी क्या कितना कितना लंबा हो गया होगा, ये मान सकते हैं। वृद्धि, ग्रोथ, ग्रोथ की पेड़ की लंबाई बढ़ रही तो बच्चे की लंबाई भी क्या हो रही है, अब ऐसा नहीं कि पेड़ की तरह लंबा हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जो ऑप्शन है उसमें बेहतर है। तो ये दोनों ऑप्शन में सब पैराग्राफ डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। पैराग्राफ में उस जगह पे हम रुकेंगे जहां पर इस चीजें होंगी। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज जापानीज आर, कि जापान के लोग जो होते हैं सुपरस्टिशियस, क्या वो अंधविश्वासी होते हैं, फिलोसफिकल, क्या वो तार्किक होते हैं, या फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक टाइप के होते हैं, लवर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रेमी होते हैं, लवर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का मतलब संख्या विज्ञान जो होता है, ये चारों से ही हो सकता है इसमें से, इसलिए इसको हम लोग छेड़ नहीं सकते, इसमें तो इसके लिए पैराग्राफ में ही जाना पड़ेगा। तो अब तो ये एरर के क्वेश्चन आने लगा। अब आते हैं पैराग्राफ पे, अब आप पढ़िए पैराग्राफ, और पैराग्राफ में जहाँ क्वेश्चन था जिस चीज से रिलेटेड, उस जगह पे ध्यान से रुकना है, हर जगह ध्यान से नहीं। अब दो जगह न्यूमरोलॉजी वाली बात हुई थी, वहां पे रुकना था, पौधे क्यों लगा रहे थे, ये दो क्वेश्चन जो था वो हमें हमारे लिए काम था, उस पर रुकते हैं। द ब्यूटी ऑफ द जापानीज लैंडस्केप इज दैट इट कन्वेज फिलोसॉफिकल मैसेज थ्रू ईच फीचर, कि जो ब्यूटीफुल है नेचर लैंडस्केप, मतलब जो जापान का जो पृथ्वी भूभाग है, ये कन्वे का मतलब क्या देता है, क्या देता है, फिलोसॉफिकल दार्शनिक मैसेज थ्रू ईच फीचर, हर फीचर के साथ एक दार्शनिक मैसेज देता है। द यूज ऑफ कर्विंग पाथवेज, की टेढ़ा मेढ़ा पाथवेज, rather than straight lines, कि सीधा नहीं टेढ़ा मेढ़ा पाथवेज होता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दिस फीचर स्प्रिंग्स फ्रॉम द बिलीफ, कि ये फीचर जो है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो बनाते हैं उसका क्या है, फ्रॉम द बिलीफ दैट ओनली एविल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। देखिए क्या कह रहा है कि सिर्फ दुष्ट आत्मा जो सीधे रास्ते में चलते हैं, उन लोगों का मानना है कि दुष्ट आत्मा सीधे रास्ते में चलते हैं और अच्छे आदमी जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े लाइन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से था ना, देखो कि दे आर प्रेफर कर्विंग पाथवेज, देखा आ गया ना कि ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, तो बचा क्या, गुड स्पिरिट्स और वॉक ऑन देम, तो यही होना चाहिए। तो क्या था, दे आर इन द ऑस्पिशियस, इन ऑस्पिशियस चीज कोई फॉलो ही नहीं करेगा, तो अपने आप आ गया ना ये ऑप्शन, अपने आप, क्योंकि ये तीनों चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। गुड फोर्स और गुड फोर्सेस टेंड टू वांडर, जो अच्छी ताकत होती है वो क्या भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। देन उसके बाद क्या कि ओड नंबर्स ऑफ प्लांट्स, ओड नंबर जितने विषम संख्या होता है और प्लांट्स या ट्रीज की संख्या होती है पेड़ों की, आर यूज्ड इन दिस गार्डन्स, मतलब ये नहीं कि 2 4 8 10 ऐसे नहीं, 3 5 17 ऐसे ऐसे संख्या में लगाया जाता है द गार्डन, बिकॉज क्यों, बिकॉज नंबर्स आर कंडीशन ऑस्पिशियस, क्यों जो क्या क्या माना जा रहा है, बिकॉज दिस नंबर्स आर, कि जो ओड नंबर होते हैं, जो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, उस ऑड नंबर को क्या माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है, आर कंसिडर्ड ऑड नंबर को ऑस्पिशियस माना जाता है। ये तो होता है, कोई इवन नंबर को मानता है, कोई ऑड को मानता है। इवन द प्लांट्स यूज्ड आर सिंबॉलिक, प्लांट्स जो यूज करते हैं, जो प्लांट्स यूज करते हैं वो भी प्रतीकात्मक होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ प्रतीक होता है, सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द साइप्रस रिप्रेजेंट, जो साइप्रस का पौधा होता है वो रिप्रेजेंट करता है लॉन्गेविटी, लंबा यानी दीर्घायु जीवन, एंड द बैम्बू सिंबलाइज एबंडेंस, और बांस क्या करता है, समृद्धि का प्रतीक होता है, कि बहुत ज्यादा एबंडेंस, प्रचुरता, क्योंकि बांस के देखते हैं कई पौधे एक जगह से निकलते रहते हैं, कई हो जाते हैं। से साधना राय चौधरी, ये सारी बातें कौन बता रही है, साधना राय चौधरी बता रही है। इन जापान, जापान में नेचर इज सेड टू बी सो क्लोजली, नेचर को, प्रकृति को इतना क्लोजली इंटरट्विन्ड, इंटरट्विन्ड का मतलब क्या, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, इंटरट्विन्ड का मतलब क्या, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, विथ ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है। मेरा कहीं साउंड न चला गया हो, कभी कभी हो जाता, साउंड का ध्यान रखना रहता है।
इंटरट्विन्ड विथ ह्यूमन लाइफ की इंसान के जीवन से इतना ज्यादा जुड़ा रहता है दैट पेरेंट्स एक्चुअली प्लांट अ सैपलिंग, कि माँ बाप क्या करते हैं, सैपलिंग पौधे को प्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं इन देयर गार्डन अपने गार्डन में, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब कोई बच्चा पैदा होता है, इन द फैमिली, परिवार में, लेटिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड कंसाइड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, क्या करने की, ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड की बच्चे की वृद्धि, और कोइंसाइड का मतलब क्या, साथ साथ होना, कोइंसाइड का मतलब साथ साथ घटित होना, इत्तेफाक होना या साथ साथ होना, कोइंसाइड एक साथ साथ होना, तो कोइंसिडेंस भी आपने सुना होगा, कोइंसाइड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, कि बच्चे के प्लांट और पौधे के प्लांट कोइंसाइड करेगा, मतलब क्या, साथ साथ होता रहेगा। यानी अगर बच्चा कहीं दूर में भी किधर भी है तो पेड़ में अगर तरक्की हो रही, वृद्धि हो रही, तो बच्चे में तरक्की हो, उसको उसको देखकर लोग अंदाजा लगा सकता है बच्चे के क्या लंबाई होगी, ग्रोथ हुआ होगा। तो अब हम क्वेश्चन पर सीधा जा सकते हैं। एबंडेंस का तो सीधा क्वेश्चन बन गया था। अब क्या, जापानीज प्लांट्स सैपलिंग, ये वाला भी था, क्यों भाई, तो इससे दोनों में एक तो ऑस्पिसस वाली बात हो सकती थी, तो ऑस्पिसस के साथ साथ क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर हो गया, सेकंड हो गया ना, ये भी ऑप्शन हो सकता था, ऑस्पिसस भी लोग मानते हैं, इन साथ साथ क्या हो गया, एसोसिएटेड ग्रोथ ऑफ, ये साफ साफ लिखा था पैराग्राफ में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द जापानीज, पैसेज से क्या पता, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी, ऐसा तो नहीं लग रहा है, फिलोसफिकल हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, तो ये ऑप्शन भी थोड़ा सा नजदीक है, दार्शनिक टाइप के, लवर्स ऑफ नेचर और लवर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, देखो न्यूमरोलॉजी की बात भी हो रही है, ऑड, लेकिन यहाँ पर ऑड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन ऑड का एक ऑप्शन है, लेकिन और सब चीजें तो ये बता रहा है कि भाई नेचर को बहुत प्यार करते हैं, हर चीज में पेड़ पौधे लगाना, ये सब क्या दिखाता है, नेचर, नेचर वे में रहना, तो ये नेचर तीनों ऑप्शन में सही सब हो सकता था, थोड़ा कुछ लोग ये भी कहते हैं सुपरस्टिशियस हो सकते हैं, भाई सीधे रास्ते में जो है शैतान चलता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे अच्छे लोग चलते हैं, ये कोई मतलब हुआ तो उसको लोग कहते हैं सुपरस्टिशियस भी हो सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, तो बातें सब है, लेकिन सबसे अच्छी जो बात इसमें क्या है, लवर्स ऑफ नेचर, इसलिए क्या होगा, सी ऑप्शन सबसे बेहतर है, सी ऑप्शन सबसे ज्यादा बेहतर है, सबसे अच्छा है ना, सी ऑप्शन जो सबसे बेहतर है। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऑप्शंस छांट कर ऑप्शंस को पढ़ना एग्जाम में बहुत जरूरी होता है, अगर दो क्वेश्चन भी अगर ऑप्शन से बन गया तो समझ रहे कितना टाइम आपको बच जाएगा, दो क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन भी बन गया तो कितना टाइम बचेगा, और क्वेश्चन देख लेने की सबसे पहली बात क्या होती है, क्वेश्चन अगर पहले से देखा रहता है तो हम पैराग्राफ में हर फ्यूल जगह नहीं रुकते, तो हर जगह हर वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी पड़ जाएगा। अब क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि यहाँ क्वेश्चन, तो जहां जहां से क्वेश्चन बना सिर्फ वहीं रुकते हैं, और जगह रुकने की जरूरत नहीं, और उसको फटाफट पढ़ के, जहां से क्वेश्चन बना ही नहीं उसको समझ के क्या करें हम, है ना, जहां से क्वेश्चन बना ही नहीं है उसको समझ के क्या करेंगे, इसलिए क्वेश्चन पहले देख लेना बहुत जरूरी था, वो भी ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग, ज्यादा प्रेशर में आके क्वेश्चन नहीं देखना। लीजिए एरर बनाइए, फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस में एरर पार्ट देखिए, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट टू शिट, कंपार्टमेंट में बैठने की कोई जगह नहीं है, बट इन द कार, तो कहाँ जा सकते हैं, कार में जाइए, मतलब कंपार्टमेंट जो ट्रेन वगैरह होगा उसमें बैठने की जगह नहीं, तो फिर कार से चले कहीं और जगह पे चले जाइए। अब यहाँ गलती क्या है, तो इसको कहते हैं वर्ड की मिस्टेक, वर्ड का, इसका मतलब वर्ड पर भी आपको कमांड होना चाहिए, वर्ड कि जो बैठने की जगह जो होती है, जहां हम बैठते हैं, उसके लिए हम प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कहते हैं कि इस कमरे में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, या मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं, तो देर इज नो प्लेस नहीं होता है, देर इज नो रूम, क्या होता है, रूम का, देर इज नो रूम फॉर यू इन माई लाइफ, इसका मतलब ये नहीं कहते मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है, का देर इज नो रूम फॉर यू इन दिस क्लास, तो इसका मतलब कहते इस क्लास में तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है, तो जब हम किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, बैठने के लिए कोई जगह नहीं, सोने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसको हम प्लेस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रूम, और कई जगह स्पेस लिख देते हैं, कुछ लोग क्या लिखते हैं, स्पेस, लेकिन स्पेस से भी बेटर क्या है, रूम, या तो स्पेस होना चाहिए या रूम होना चाहिए, लेकिन स्पेस से भी बेटर क्या है, अगर मान लो कि स्पेस का ऑप्शन नहीं है, रूम का ऑप्शन नहीं है, तो फिर स्पेस से काम, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में कभी आ जाए तो फिर रूम नहीं है तो स्पेस से काम, लेकिन स्पेस और रूम अगर दोनों है तो फिर रूम ही लिखते हैं, ये वर्ड का, ये अंग्रेजों का अपना स्टाइल है, ठीक है, अंग्रेजों का अपना स्टाइल है। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रॉक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, कि मालिक को पता नहीं है कि जितने भी नौकर हैं उसमें से किसने डिनर सेट, जो महंगा डिनर सेट है उसको तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया, ये मास्टर को पता नहीं है, ये मालिक को पता नहीं किसने तोड़ दिया।
तो ये क्वेश्चन जो है, इतने इतने देर में जब तक मैं मीनिंग बताता हूँ तब तक आप क्वेश्चन बना लेते हैं ना। मैं मीनिंग इसलिए बताने लग जाता हूँ कि आप कुछ तब तक क्वेश्चन बना लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रोनाउन का है। किसका क्वेश्चन है? प्रोनाउन चैप्टर का क्वेश्चन। प्रोनाउन चैप्टर में क्या होता है कि जब हमको सेलेक्ट करना रहता है, चूज करना रहता है किसी में से 10 आदमी से, कौन तुम्हारा भाई है, कौन तुम्हारा शिक्षक है, कौन तुम्हारा कौन, इस तरह से जब हमको किसी को सेलेक्ट करना रहता है 5-10 में से, तो जब सेलेक्ट करना रहता है तब हम सिर्फ और सिर्फ विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हु जो है वो नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है? ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है। प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये साफ साफ आता है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ हु करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी आता है। प्रोनाउन में मैंने पढ़ा रखा है, प्रोनाउन में ये बता रखा है। सिलेक्शन जब करना होता है, चूज जब करना होता है, जब सेलेक्ट करना होता है किसी चीज में से किसी को, तो जब सेलेक्ट करने की बात करते हैं, चूज करने की बात करते हैं, चुनने की बात करते हैं, तो हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं। विच इज योर बुक, कौन सी किताब तुम्हारी है? विच इज योर ब्रदर, 4-5 लोग बैठे कहते कौन तुम्हारा भाई है, तो विच इज योर ब्रदर, यानी हु इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर। सुनने में थोड़ा सटपटा लगता है लोगों को, लेकिन बिल्कुल सही है। और प्रोनाउन वाले चैप्टर को देखेंगे तो और पता चल जाएगा। When her son got a job, then she was very happy. ये जो है ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है। इस चैप्टर कंजंक्शन, कनेक्टेड जिसको हम लोग कहते हैं, कंजंक्शन। When her son got a job, then she was very happy. जब उसके बच्चे को नौकरी लगी, बेटे को नौकरी लगी, तो वो बहुत खुश हुई या बहुत खुश हो गई थी। बहुत खुश थी या बहुत खुश हो गई थी। तो कंजंक्शन का क्वेश्चन है। कंजंक्शन में क्या होता है कि जब आप when से शुरू करते हैं उसके साथ then का पेयर नहीं बनता है। when बहुत सारे लोग खुशी लगाते हैं, जब वो उसके बच्चे को नौकरी मिली तब वो खुश हो गई। हिंदी में ऐसे बोलते हैं, जब वो आया तब मैं चला गया। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। जब इंग्लिश में इस तरह से टाइम क्लॉज शुरू होता है या कंडीशन क्लॉज शुरू होता है, तो इंग्लिश मना करता है कि बाद में आप देन नहीं लगा सकते। बाद में आप चला जाएगा, अगर आपको यहाँ आपको कुछ चाहिए ही तो आप कमा लगा दीजिए, देन की जगह पे कमा लगा दीजिए। लेकिन देन का यूज नहीं करते। बहुत लोग धड़ल्ले से यूज कर देते हैं, बहुत टीचर भी बता देते हैं देन लगा, क्योंकि उनको लगता है ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर का रूल पढ़िएगा, हिंदी ग्रामर के हिसाब से लगता है ठीक होना चाहिए, हिंदी ग्रामर के हिसाब से लगता है कि जब है तब है तो बहुत अच्छा है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर कहता है व्हेन लगा दिया, इफ लगा दिया, उसके बाद देन का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ कॉमा लगाएं। तो इसलिए आप देखेंगे भी, अगर आप ग्रामर वगैरह की बुक्स पढ़ेंगे या पेपर मैगजीन भी पढ़ेंगे, उसमें जब इफ से सेंटेंस शुरू करेगा तो आगे सिर्फ कॉमा होगा। इफ ही कम्स कॉमा आई विल गो, यानी कि इफ ही कम्स देन आई विल गो, ऐसा नहीं होता। इफ ही कम्स कॉमा आई विल गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कि जो गिवन वर्ड दिया हुआ है, गिवन वर्ड क्या? कार्पिंग, इसका अपोजिट उल्टा वर्ड ढूंढना है। मीनिंग बता दो मैं सबका। जो ऑप्शन दिया, एक्सपाउंड का मतलब था किसी चीज का व्याख्या करना, लॉडेटरी का मतलब था प्रशंसा या तारीफ, सैंक्टिटी का मतलब था पवित्रता, पवित्र, कैविल का मतलब था किसी की गलती ढूंढना। कैविल का मतलब क्या होता है? किसी की गलती। तो गिवन वर्ड, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट मीनिंग ढूंढा, तो पहले तो हमें कार्पिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। आप लोग का हिसाब, आप लोग अब तक तो आंसर बन जाना चाहिए। एंटोनिम्स में तो भाई 5 सेकंड में जवाब देना चाहिए। जब तक मैं लिखता हूँ तब तक फटाक आता है, क्योंकि एंटोनिम्स में भी आता है या नहीं आता। तो कार्प और कैविल तो एक ही चीज है, किसी की गलती ढूंढना। कार्प का मतलब होता है किसी की गलती ढूंढना, कार्प मतलब भी होता है किसी की गलती ढूंढना। और कैविल का मतलब भी होता है गलती करना, फाइंड फॉल्ट्स विथ। क्या होता है? फाइंड फॉल्ट्स विथ। और फाइंड फॉल्ट्स के साथ विथ होता है, इन नहीं, विथ। फाइंड फॉल्ट्स विथ, इन नहीं लिख देना, फाइंड फॉल्ट्स इन, फाइंड फॉल्ट्स विथ। किसी की कमी निकालना, किसी की गलती ढूंढना। बहुत सारी ये भी एरर में आता है, फाइंड फॉल्ट्स इन, फाइंड फॉल्ट्स विथ, किसी की कमी निकालना, किसी की गलती ढूंढना। तो कैविल और कार्प सेम हो गया। सैंक्टिटी मतलब हो गया पवित्रता, होलीनेस। लॉडेटरी का मतलब क्या मैंने बताया? प्रशंसा, तारीफ के लायक। क्या ढूंढना था? अपोजिट। तो कार्प का मतलब हुआ कमी निकालना, तो कमी निकालने का अपोजिट क्या हुआ? तारीफ करना, प्रशंसा करने लायक। तो क्या होना चाहिए? लॉडेटरी, तारीफ। इसमें देखिए ए यू है, एक होता है एल ओ यू डी,
LOUD लाउड जो होता है उसका मतलब बहुत जोर से, ऊंची आवाज। और LAUD जो लाउड होता है उसका मतलब तारीफ करना है। ध्यान रखना, ये कभी कोई फंसा देता है, सिनोनिम से पूछ लेगा, एंटोनिम से पूछ लेगा, आप ध्यान ही देंगे कि LOUD है कि LAUD है। तो LAUD लाउड जो होता है उसका मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। और LOUD लाउड का मतलब होता है जोरदार आवाज, जैसे जोर से बोलते हैं लाउड स्पीकर या लाउडली, तो LOUD होता है। और LAUD जो लाउड होता है उसका मतलब तारीफ करना, प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ढूंढना क्या है भाई? सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग। क्या ढूंढना है? सिमिलर मीनिंग, एक जैसा मीनिंग, सिमिलर मीनिंग। एंटागोनिस्ट ढूंढिए, ढूंढिए एंटागोनिस्ट। पार्सिमनी का मतलब क्या था? कंजूसी। पार्सिमनी कंजूसी। पेट्टी, पेट्टी का मतलब छोटा छोटा, तुच्छ। एडवर्सी का मतलब खिलाफ, दुश्मन। एलिवेट का मतलब ऊंचा करना, राइस। लेकिन उसका मीनिंग नहीं बताऊंगा एंटागोनिस्ट, वो तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, है ना। सारे मीनिंग नहीं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे फिर। तो एंटागोनिस्ट का मतलब होता है दुश्मन। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? दुश्मन, फो या राइवल। फो या राइवल, दुश्मन, एनिमी, एनिमी। तो एलिवेट का मतलब क्या होगा? राइज करना, ऊंचा करना, ये तो हुआ नहीं। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है खिलाफ, प्रतिद्वंदी, जो किसी के विरोध में। तो एंटागोनिस्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवर्सरी। पेटी का मतलब क्या? छोटा छोटा, तुच्छ। और पार्सिमनी तो कंजूसी, किफायती। क्लियर है? और सारे वर्ड का मीनिंग भी लिख लेना, कि जिस वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हैं तो वो भी लिख लेना था, कि इसमें से ये जब से एलिवेट है ये कई बार पूछा है, एडवर्सरी वैसे भी कई बार पूछा है, पेटी भी पूछा हुआ, पार्सिमनी मतलब जो ऑप्शन में वर्ड रहता है वो भी कई बार। ऐसा नहीं कि ये वर्ड जो है खाली ऑप्शन उसको छोड़ दें, क्योंकि यही वर्ड आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखेंगे तो कई बार ये सब वर्ड, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार आया होगा। कोई वन वर्ड ऑप्शन में आया, कोई सिनोनिम से मिल जाएगा, कोई एंटोनिम से मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। स्पेलिंग करेक्शन है, ये क्वेश्चन है स्पेलिंग करेक्शन का, बनाइए। स्पेंडलेंस का मतलब पहले मैं बता दूं कि ये मीनिंग क्या होता है। ये मतलब होता है रेडियंस, चमक, या ब्रिलियंस। रेडियंस, ब्रिलियंस, चमक, रेस्प्लेंडेंस, एकदम चमकदार, चमकीला, भव्य, शानदार। चमकदार, चमकीला, भव्य या शानदार, जो कह रहे हैं जैसे क्या किया। इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट, रेस्प्लेंडेंस, चमक, फर्स्ट। बहुत बहुत वन वर्ड ऑप्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट, एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए स्पेलिंग करेक्शन तो है ही है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है, कई बार, ये बुक में भी पूछता है ऐसा। ये चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, कभी लिख देगा बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। चाहे बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर हो, कि मरने के बाद अगर किसी ऑथर की बुक आती है तो, या फिर किसी के बाप के मर जाने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी, दोनों काफी यूज होता है, दोनों वर्ड पूछा जाता है। क्या करें इसमें? तो इसमें चारों वर्ड ऐसे इस्तेमाल किया जो कि सब 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 सबको सबका मीनिंग पता होना चाहिए, सबका मीनिंग पता होना चाहिए। जुवेनाइल तो समझ ही रहे हैं, वयस्क, अल्प वयस्क जिसको कहते हैं, जो पूरी तरह से वयस्क नहीं, एडोलेसेंट मतलब तरुण जिसको कहेंगे, ना तो जवान हुआ है ना जो बच्चा रहा, उसको कहते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल कोड भी आप सुना होगा। ये 13, 14, 15, 16 साल के जो लोग होते हैं उसको जुवेनाइल कहते हैं। ना तो वो बच्चा रह जाता है ना ही वो जवान रहता है, जुवेनाइल, अल्प वयस्क कहते हैं। और इसका आंसर जो है वो क्या होना है? पॉस्थ्यूमस। पॉस्थ्यूमस बुक भी होता है, पॉस्थ्यूमस चाइल्ड भी होता है। बाप के मरने के बाद जो बच्चा पैदा उसको पॉस्थ्यूमस कहते हैं। किसी ऑथर के मरने के बाद अगर उसकी बुक पब्लिश होती है तो उस बुक को भी पॉस्थ्यूमस कहते हैं। पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, पिता से संबंधित, फादर से रिलेटेड। और योकेल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, योकेल, कई कभी पूछ देगा योकेल।
योकेल का मतलब होता है रस्टिक, देहाती, गवार, मतलब जिसको बोलने चालने का बहुत अच्छे से ढंग ना हो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, जो कल्चर्ड ना हो, उसको कहते हैं योकेल या रस्टिक, देहाती गवार। या क्या, ये नहीं कि देहाती गवार हमेशा गवार ही होते हैं, यहाँ गवार कहने का सेंस ये है कि जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको बोलने का, बैठने का, चलने का, कपड़े पहनने का सलीका ना हो, तमीज ना हो, उसको योकेल कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ये नहीं कि देहाती कह दिया तो सारे देहाती गवार ही होते हैं या सारे गवार जो है वो बेवकूफ होते हैं, ऐसा नहीं है। गवार या देहाती कहने का सेंस है कि जिसको, जो पढ़ा लिखा नहीं, जो एजुकेटेड नहीं है, साथ साथ जिसको कल्चर भी नहीं है, मतलब खाने पीने, उठने बैठने, बोलने का जो तमीज नहीं है, ऐसे लोग। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पॉस्थ्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो हो गया भाई इडियम। इडियम टू प्ले डक्स एंड ड्रिंक्स, कई बार पूछा ये क्वेश्चन। प्ले डक्स एंड ड्रिंक्स कई बार पूछ रखा है। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। ये जो मीनिंग है, ये जो इडियम, इसका मीनिंग क्या होगा? टू प्ले डक्स एंड ड्रिंक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रिंक्स। यूज रेकलेसली, रेकलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस का मतलब बिना सोचे समझे। रेकलेस ड्राइविंग आपने काफी सुना होगा, बिना सोचे समझे, बेतरतीब। टू एक्ट क्लेवरली, एकदम चतुराई से काम करना। टू चेंज प्लेसेस, जगह बदलते रहना। टू बी फ्रेंडली, टू बी फ्रेंडली मतलब क्या? दोस्ताना व्यवहार रखना। तो प्ले डेक्स एंड ड्रग्स का मतलब होता है बर्बाद कर देना। प्ले डेक्स एंड ड्रग्स का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना, एकदम तबाह कर देना किसी चीज को। तो ये बर्बाद कर देना, तबाह कर देना किसी चीज को क्या हो जाएगा? ये यूज केयरलेसली, यानी किसी चीज को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर देना। किसी चीज को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर देना, खर्च करना, बर्बाद करना, तबाह करना। वेस्ट, वेस्ट करना, सिंपल से इसका मीनिंग क्या होता है? वेस्ट, बर्बाद करना, स्पॉइल, खराब करना, बर्बाद करना, तबाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कपिल देव मेड अ सेंचुरी। कपिल देव का ना कि डी कैपिटल होना चाहिए था। कपिल देव मेड अ सेंचुरी, कपिल देव ने सेंचुरी बना दी। कपिल देव मेड अ सेंचुरी। तो पहला तो ग्रामर के हिसाब से छट जा रहा ऑप्शन। देखिए बनाना क्या है? पैसिव बनाना है, वॉइस। तो पहला तो ऐसे कि सेंचुरी के साथ वर्ड तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत हो गया। अब ये मेड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब बनाना है पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट का तो पास्ट में ही होगा। ये अब क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये तो ऐसे ही चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट पता नहीं क्या क्या है, वैसे ऐसे ही चला हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं? सेंचुरी, इसमें देखिए सेंचुरी ए है, इसके साथ आर लगा रहे, तो ग्रामर ही गलत हो गया, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो गया। एक तो ग्रामर ही गलत हो गया, आर का इस्तेमाल। ऐसे ही ऑप्शन छाट दीजिए, अगर नहीं आता हो ना, से एक्यूरेट हमको नहीं पता है, तो तीन ऑप्शन में देखिएगा कुछ के ग्रामर ही बिल्कुल गलत होते हैं। अब देखिए सेंचुरी के साथ वर्क क्यों होगा भाई? ये सेंचुरी के साथ आर क्यों होगा? इज होना चाहिए। तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, और ऐसे ही करेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, तो फिर बचा क्या? सेंचुरी वाज मेड बाय कपिल देव, यही तो बचेगा। सी, ऐसे ही कई बार अगर डायरेक्ट आंसर ना पता हो तो ऑप्शन पर अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन ही आपको बता देगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शन ही बता देता है। ऑप्शन को भी थोड़ा सा एनालाइज करना सीख लेते हैं अगर डायरेक्ट आंसर हो। नहीं तो डायरेक्ट आंसर तो पता ही था कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। ये पास्ट इंडेफिनिट में था, लेकिन यहाँ वर था, ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, हैव बीन मेड करके पता नहीं क्या कर लिया, और ये आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। तो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जा रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जा रहा है, या वो पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन वर्क कर दिया, तो बचा केस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चेंज द नरेशन, नरेशन बदलिए। ही सेज आई वर्कड हार्ड। चेंज द नरेशन, ही सेज आई वर्कड हार्ड। क्या करें? नरेशन के रूल में सबसे पहले तो आपको ये समझना है, कई लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें आंसर करके आ जाते हैं ये वाला बी। कई लोग, आप कहीं देख लिया, आपका भी आंसर कहीं बी तो नहीं था।
फिर मैं बात करता हूँ। पहले आप अपना आंसर देख लीजिए, फिर बात करेंगे। तो आपका भी आंसर बी ही हो। तो सबसे पहले तो बी आंसर इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब क्यों लोग बना देते हैं, लोग शायद अच्छा पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट बना दे, तुरंत देखते हैं एक भी मत भाई। उसके पहले कंडीशन ये भी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब ये सब पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट के किसी टेंस में हो या फ्यूचर के किसी टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो इन्वर्ट कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, नरेशन में बता रखा है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो या पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट के किसी टेंस में हो या फ्यूचर के किसी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते, इसलिए तो चेंज करना ही नहीं था। तो बचा ही सेज दैट ही वर्कड हार्ड। अब इसमें ये क्वेश्चन ये भी लोग पूछेगा कि ही टेल्स दैट ही वर्कड हार्ड, ये क्यों नहीं होगा? ये भी पूछ सकता है कि भाई पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, पहला यही ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि से को तो टेल में बदलते हैं, तो पहला ऑप्शन क्यों नहीं होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। से को टेल में हम तभी बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, जैसे लिखता है ही सेज टू मी, ही सेज टू राम, ही सेज टू हिज फादर, ही सेज टू हिज मदर। अगर इस तरह से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता तब से को टेल में बदलते हैं। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो से को टेल में नहीं बदलते हैं। इसलिए क्वेश्चन जितना देखने में आसान लग रहा था उतना, जबकि मैंने ये सारा डिटेल में नरेशन जब पढ़ा था तो नरेशन में सब कुछ डिटेल में बता रखा, मैंने ये सब सारे एग्जांपल दिए थे। जाने पूछा ना सीधा पूछा ना क्वेश्चन जैसा बता रखा था कि अगर आप रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं या सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रखा है तो से को टेल में नहीं बदलना है। से को टेल में हम सिर्फ तभी बदलते हैं जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ हो। ही सेज टू मी, ही सेज टू राम, ही सेज टू हिज मदर, ही सेज टू हिज फादर, ऐसे। इसलिए ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नो वन कैन हिंडर हिम डूइंग दिस। हिंडर का मतलब क्या? रोकना। कोई भी उसको इस काम को करने से रोक नहीं सकता। नो वन कैन हिंडर हिम डूइंग दिस। कोई भी उसे इस काम को करने से रोक नहीं सकता। क्या करेंगे? क्या किया जाए? तो कोई भी इसको मीनिंग से पता चला, कोई भी उसको इस काम करने से रोक नहीं सकता। इस काम को करने से का सेंस आ रहा है तो बचपन से आपने पढ़ा ही होगा कि से के लिए क्या होता है? फ्रॉम होता है। हालांकि हर जगह से के लिए फ्रॉम नहीं आता है, लेकिन इस सेंटेंस में तो और कोई ऑप्शन ठीक ही नहीं है कि नो वन कैन हिंडर हिम इनटू डूइंग। इनटू का कोई सेंस ही नहीं बना। फॉर डूइंग करने के लिए मना नहीं कर सकता है, नहीं। फ्रॉम कि इस काम को हिंडर, हिंडर का से क्या आता है? प्रीपोजिशन फ्रॉम। अगर फिक्स प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे तो हिंडर का प्रीपोजिशन जो जनरली क्या होता है? फ्रॉम होता है। हिंडर फ्रॉम, कोई उसको इस काम को करने से रोक नहीं सकता। हिंडर के साथ फ्रॉम होना चाहिए। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ये भी फिक्स एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक, करीब, बगलवर्ती, बिल्कुल किसी से सटा हुआ लगा होता है। जैसे कि ये है, इसके सटा हुआ कोई भी हो गया, बिल्कुल सीमावर्ती, टच करते हुए। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आता है एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट का मतलब क्या? ठीक बगल वाला, निकटवर्ती। तो ये बहुत आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा तो फिर तो आपको याद ही होना। जानबूझ के पूछता भी है, मान लो जो मैथमेटिक्स पढ़ रखा है इंग्लिश मीडियम में, तो एडजस्टेंट कई बार यूज होता है, सीधा सीधा यूज होता है। और लाइफ में भी वैसे एडजस्टेंट का मतलब क्या? निकटवर्ती। डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होने वाला वर्ड है। जब वैसे सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश मैगजीन पढ़ेंगे, इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे, तो एडजस्टेंट वर्ड इंग्लिश का ऐसा है जो डे टू डे लाइफ में बहुत यूज है। हिंदी में निकटवर्ती कहते हैं, करीब। तो निकट करीब ऐसा वर्ड है जो कि डे टू डे लाइफ में कई बार यूज हुआ यूज। ऐसे एडजस्टेंट भी ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जो कई बार यूज होता है, डे टू लाइफ में यूज होता रहता है। तो एडजेसेंट का जो प्रीपोजिशन है वो क्या होता है? टू। एडजेसेंट का प्रोग्राम क्या? एडजेसेंट टू। क्या होगा? हिज हाउस इज एडजेसेंट टू माइन। ठीक है, मेरे घर के। माइन, माइन का मतलब यहाँ क्या? मेरे घर के बगल। ये प्रोनाउन है, ये जो माइन है ये क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन है इसका मतलब किसी ना किसी नाउन के लिए आया होगा। किस नाउन के लिए आया? तो अगर ये नहीं लिखते थे, यहाँ लिखते माई हाउस, हिज हाउस इज एडजेसेंट टू माई हाउस। तो हिज हाउस, माई हाउस, हाउस हाउस दोबारा लिखना पड़ता, चलो प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिए। यही होता है कि दो बार नाउन लिखना पड़ता, हाउस को दोबारा लिखना पड़ता,
चलो हाउस को बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। नाउन के रिप्रेशन को रोकना ही क्या काम है, प्रोनाउन का काम है। नाउन के रिप्रेशन को रोकना ही प्रोनाउन का काम है। He was caught red-handed. Red-handed का मतलब क्या होता है, रंगे हाथ पकड़ा जाना। He was caught red-handed, रंगे हाथ पकड़ा गया। And he could not, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता क्या, चार्जेस की जो उस पर आरोप है उसको क्या नहीं कर सकता, रिफ्यूक, रिफ्यूज, रेफ्यूट, रिवोक। रिवोक का मतलब तो किसी को तोड़ना, रेफ्यूट का मतलब होता है अपनी बात को कहने के बाद ही अपनी बात का ही खंडन करना, रेफ्यूट। जैसे हमने कुछ कह दिया और बाद में कहा नहीं नहीं हम लोग ऐसा नहीं, हमें मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाहते थे, ये हुआ रेफ्यूट करना। जैसे लीडर लोग कह देते पहले कुछ कह देंगे बाद में कुछ और कहेंगे, अपनी बात का खंडन कर देंगे, तो रेफ्यूट, खंडन करना हो। तो रेफ्यूट तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा कि रंगे हाथ पकड़े गए। वर्ड का मीनिंग अगर पता रहता तभी बात बनती है, वर्ड का मीनिंग हमें पता नहीं रहेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होगा, रेफ्यूज, रेफ्यूज। और रेफ्यूक कोई वर्ड है नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ, रेब्यूक वर्ड होता है इंग्लिश में। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना फटकारना, टाइपिंग में कभी कभी हो जाती है। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना या फटकारना, ठीक है। तो इसमें जो 17 का ऑप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिफ्यूज, इनकार, उसको रंगे हाथ पकड़ा गया। रेड कॉट रेड हैंडेड, ये ईडीएम है, कॉट रेड हैंडेड ये ईडीएम है, रंगे हाथ पकड़े जाना। तो रंगे हाथ पकड़ा गया, फिर इनकार कर ही नहीं सकता आरोप से, रिफ्यूज कर ही नहीं सकता। द कंपनी लेट मी टाइम ऑफ वर्क, ऑफ वर्क, ऑफ लिखा है इसका मतलब क्या, ऑफ लिखा है इसका मतलब क्या कह रहा है, अलग करना, काम से अलग, यानी समय से थोड़ा सा समय दिया कि अपने काम से अलग हो जाओ, समय दिया ताकि अपने काम से अलग हो सके, या थोड़ा छुट्टी भी देने का सेंस कह सकते हैं कि छुट्टी दिया, छुट्टी देने का सेंस भी हो सकता है, छुट्टी दिया, काम से अलग किया। द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ, टू टेक टाइम ऑफ, टुक। ये फिर इन्फिनिटिव चैप्टर का क्वेश्चन है। ये भी अभी जो मैंने बताया था पिछली क्लास, इससे पहला जो स्टेट मैंने डिस्कस किया था उसमें भी मैंने बताया, एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था मेट, मेक, लेट, बिड। उसमें देखिए लेट, मेक पूछ दिया था, इसमें क्या पूछ दिया, लेट। तो लेट के बाद भी जो वर्ब आता है उसके साथ टू प्लस भी वन नहीं आता, तो टू टेक तो होगा ही नहीं, और हमेशा भी वन आता है। लेट के बाद जो वर्ब आता है उसके बाद हमेशा भी वन, मेक के बाद भी, लेट के बाद भी, मेक, लेट, सी के बाद भी, सी के बाद भी। और इन्फिनिटिव चैप्टर मैंने बता रखा है किसके किसके बाद, पूरा डिटेल दे रखा है किस किस वर्ब के बाद टू प्लस भी वन नहीं आता, सिर्फ भी वन आता है। इसको बेयर इन्फिनिटिव की बात की थी, तो पिछले क्लास में भी करवाया था बेयर इन्फिनिटिव, पिछले टेस्ट में भी डिस्कस करवाया था बेयर इन्फिनिटिव। तो लेट के बाद जो वर्ब आता है उसमें टू नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, और सिर्फ भी वन आता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ भी वन आता तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सिर्फ भी वन आता तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ भी वन आता है, सिर्फ भी वन आता है, सिर्फ भी वन यही और कोई है ही नहीं, तो ऐसे ही कट गया आंसर, सीधा पता है। तो क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि रूल ही कहता है कि लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी भी वन आता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है सिर्फ भी वन, या इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है यानी भी वन, इन्फिनिटिव विदाउट टू का मतलब क्या, भी वन। सॉल्व का फर्स्ट पार्ट इन्फिनिटिव चैप्टर में है, ये पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए माइनर एलिमेंट कैन बी, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, डिजीज, बीमारी, एलिमेंट का मतलब बीमारी, कैन बी तो छोटा, माइनर का मतलब क्या, छोटा, कैन बी, अब बनाइए क्या बनाएंगे, कैन बी क्या, इन सब को जब बनाना रहता है तो ग्रामर का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए तभी बनता है, यानी ग्रामर के स्ट्रक्चर को बेसिकली हम लोग बनाते हैं तो फिर आसानी से ये बन जाता है। जैसे बी है, कैन बी, अब बी के बाद या तो नाउन या एडजेक्टिव होता है या बी थ्री होता है, फिक्स है। जैसे ही कैन बी मेड, आई कैन बी मेड, यू कैन बी मेड, या ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी इल। तो बी के बाद या तो एडजेक्टिव होता है या फिर बी थ्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो क्या इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नहीं है, टू है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें इट में ही आ गया तो ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ देखिए, इट कैन बी इजीली क्योर्ड, देखिए यहाँ आ गया बी थ्री,
इसका मतलब पहला ऑप्शन जो होना चाहिए आर होना चाहिए, यानी आर से शुरू होना। ए माइनर एलिमेंट कैन बी इजीली क्योर्ड। आर से शुरू, अब आर से देखिए ऑप्शन कौन सा शुरू हो रहा है, आर से अब 2 ऑप्शन शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, आर से ही शुरू होगा। तो ए माइनर एलिमेंट कैन इजीली क्योर्ड विद जस्ट अ टाइमली विजिट। अब टाइमली विजिट का प्रीपोजिशन क्या होता है, टू, विजिट टू। तो अब देखिए टू किधर है, देखिए टू रहा इधर, टू द डॉक्टर। तो इसका मतलब आर के बाद क्या होगा, पी। देखिए ये भी बदमाश है, आर के बाद पी, इसमें भी आर के बाद पी, इसमें भी देखिए कितना बदमाश है, ठीक है। तो दोनों में आर के बाद पी है, तो यहाँ भी बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। तो माइनर एलिमेंट कैन इजीली क्योर्ड विद जस्ट अ टाइमली विजिट टू द डॉक्टर बट इफ नेग्लेक्टेड। लेकिन अगर इसको आप नेग्लेक्ट करें तो क्यू क्या कह रहा है, सीरियस ट्रबल। इट में नेग्लेक्टेड, इफ नेग्लेक्टेड सीरियस ट्रबल, ये बात नहीं बनी, इसका मतलब ये कट गया, अब कट, इसका तो फिर अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डी बचेगा ऑप्शन। तो इफ नेग्लेक्टेड इट में स्पेल सीरियस ट्रबल रिक्वायरिंग न्यूमरस ट्रिप्स टू द हॉस्पिटल। कि अगर आपने इसको नेग्लेक्ट किया तो फिर क्या होगा, इट में स्पेल, स्पेल का मतलब कारण होना, इट में स्पेल सीरियस ट्रबल, या सीरियस ट्रबल कर देगा, गंभीर ट्रबल कर देगा, रिक्वायरिंग, फिर जरूरत क्या पड़ेगी, न्यूमरस ट्रिप्स टू द हॉस्पिटल, बार बढ़ जाइए। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता, अगर ऑप्शन को ठीक से पढ़ेंगे तो ऑप्शन से छटने लगता है। लेकिन कुछ बेसिक चीजों का ग्रामर, सेंटेंस अरेंजमेंट में, इसको सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट में ग्रामर का बेसिक रूल का जानकारी होना चाहिए कि एमएजआर के बाद क्या होता है, हैव एस के बाद क्या होता है, बीन के बाद क्या होता है, एमएजआर के बाद क्या होता है, बी के बाद क्या होता है, नाउन के बाद प्रोनाउन होता है। ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है सेंटेंस अरेंजमेंट में, तब जाके क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो और मैं चीजें बताऊंगा डिस्कशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रिमूव टू in the following sentence. Remove two in the following sentence. Remove two. Remove two in the following sentence कि टू को हटाते हैं, कि इसको अब रिमूव टू होने का मतलब क्या होता है कि टू को हटाइए, टू को हटाइए और साथ साथ मीनिंग ना बदले सेंटेंस का। रिमूव टू का मतलब ये होता है कि सेंटेंस को हटा भी दे टू को और सेंटेंस का मीनिंग भी ना बदले, ये है रिमूव टू। तो सी इट्स टू मच कि वो बहुत ज्यादा खाती है, कुछ टू लिख दिया कुछ ज्यादा ही खाती है, तो मीनिंग यही होना चाहिए, मीनिंग यही होना चाहिए। लेकिन ये ग्रामर का ये टॉपिक भी है, एक अलग से चैप्टर भी है, एक अलग से चैप्टर भी है रिमूव टू। तो रिमूव टू को अलग से पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक होता है, अलग से चैप्टर में लिखते हैं। कई ग्रामर के बुक में तो बिल्कुल अलग से टॉपिक ही है रिमूव टू, और होता भी है, देखिए क्वेश्चन भी आता है रिमूव टू स्पेशली। सी इट्स टू मच कि वो कुछ ज्यादा से टू जो है एडवर्ब होता है, तो कुछ ज्यादा ही खाती है, तो बिना मीनिंग चेंज किए हुए हमें यही बोलना है, सी इट्स टू मच देन सी कुड। तो यहाँ कुड पास्ट टेंस में चला गया तो कुड की यहाँ इसकी शुड, इट्स टू मच देन सी शुड, जितना खाना चाहिए, तो ये थोड़ी सी बात बन गई। सी इट्स वेरी मच देन सी शुड, तो देन सी शुड ये भी नहीं बना। सी इट्स सो मच देन सी शुड ये भी नहीं होता। जब हमको इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल करना होता है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है वो उतना खाती है जितना उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वो उतना जितना खाती है, मतलब जितना उतना खाती है जितना उसको नहीं खाना चाहिए, यही सेंस हुआ इसका। सी इट्स टू मच का वो उतना खाती है जितना उसको नहीं खाना चाहिए, जिसको जितना उसको खाना चाहिए उससे वो ज्यादा खाती है, इसका सिंपल ये मीनिंग है। सी इट्स टू मच का मतलब है कि उसको वो उतना खाती है जितना उसको नहीं खाना चाहिए, जितना वो खाती है जितना उसको नहीं खाना चाहिए उससे ज्यादा खाती है, ये एक सेंस है। तो जितना वो खाती है, नहीं खाती है या खाती है उससे ज्यादा, तो ये नेगेटिव सेंस देता है। जैसे हम कहते हैं यू आर टू ओल्ड, तो यू आर टू ओल्ड कहने का मतलब तुम कुछ ज्यादा ही बुढ़े हो। तो इसी तरह से टू कहने का मतलब है जितना नहीं होना चाहिए उतना। तो सी इट्स मोर देन सी शुड डू, कि उसको जितना खाना चाहिए वो उससे ज्यादा खाती है, ये सेंस है, उसको जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाती है। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं। और वैसे जब रूल पढ़ेंगे रिमूव टू, तो रिमूव टू में पता तो रिमूव को टू को हटा के मोर लगाना चाहिए। तो रूल पढ़ेंगे तो रूल में तो साफ साफ लिखा रहता है, तो उससे भी बन जाता है रूल से डायरेक्ट। तो रिमूव टू जब पढ़ेंगे तो जो रिमूव टू पढ़ के रखे हो तो देखते ही बता देंगे डी, क्योंकि उसमें रूल लिखा रहता है कि रिमूव को हटा के क्या करते हैं, मोर लगाते हैं, शो लगाते हैं, और कई चीजें होती है। तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन का सेट था, बहुत अच्छा मजेदार सेट था। एंजॉय किया होगा आपने। ढंग से पढ़िए, मन से पढ़िए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कीजिए, सारे वोकैब को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन जहाँ से बने जैसे बने सब बनाइए। कोई डाउट हो तो इम्पैक्ट अकेडमी है, मैं हूँ आपके साथ। हर क्वेश्चन पूछिए, हर डाउट पूछिए, पूछते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। अपना अपना ख्याल रखिए।